अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाई एम नशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। डीएसपी शराफत खान इस वक्त शहर की एक मारूफ शाहराह पर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद था। इसके मातहत वक्तन फ़वक्तन गाड़ियों को चेक कर रहे थे। बाज़ गाड़ियों की तफसीली तलाशी भी ली जा रही थी। छोटी गाड़ियों को ज़्यादातर जाने दिया जा रहा था, ताहम बड़ी गाड़ियों और ट्रकों को ख़ासतौर पर चेक किया जा रहा था। ये शाहराह डेविस रोड के नाम से मशहूर थी और दो बड़े शहरों को मिलाने का काम भी करती थी, इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। डीएसपी शराफत खान अच्छी तरह से जानता था कि मंशियात के स्मगलर अक्सर औकात अपने माल की सप्लाई के लिए इसी सड़क को इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए वो भी ज़्यादातर इसी जगह पर मौजूद रहता था ताकि मंशियात की किसी मुतवक्के खेप को पकड़ सके। कभी कभी कोई बड़ी कामयाबी भी नसीब हो जाती। इसने कई मरतबा इस शाहराह से बहुत बड़ी मिक़दार में मंशियात पकड़ी थी और बहुत से स्मगलरों को जेल की हवा भी खिलाई थी। वो एक ईमानदार और फर्शनास ऑफिसर की शोहरत रखता था। इसके मुखालफिन भी ये तस्लीम करते थे कि इसे ख़रीदना नामुमकिन है। मंशियात के स्मगलर इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे और इसे हर सूरत रास्ते से हटाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने कई बार उस पर कातलाना हमले भी करवाए, मगर डीएसपी शराफत खान इस मामले में हमेशा खुशकिस्मत साबित हुआ। वो हर बार बार बच जाता। ताहम अब इसे इसके डिपार्टमेंट की तरफ से सिक्योरिटी भी दे दी गई थी। पुलिस की एक गाड़ी इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त इसके साथ रहती थी, मगर यह भी हकीकत थी कि खुद पर होने वाले हमलों की वजह से उसके अज़्म इस्तक़लाल में कोई कमी नहीं आई थी और वो पूरी तनदही से अपने फ़राइज़ की बजावरी में मसरूफ़ था। इसलिए इसे अपने महकमे में कद्र की निगाह से देखा जाता था और आला पुलिस अफसरान भी इसकी इज़्ज़त करते थे। अगरचे इस वजह से उसके कुछ साथी पुलिस अफसरान उसके लिए अपने दिल में हसद व रक़ाबत के जज्बात भी रखते थे, मगर इसने इन बातों की कभी कोई परवाह नहीं की थी। वो हसद और रक़ाबत जैसे जज्बात को छोटे लोगों की सोच कहता था। दूसरे पुलिस वालों की तरह उसकी कामयाबी का ज़्यादातर इन्हिसार भी मुखबिरी पर ही था। इन मुखबिरों को इनाम में मुनासिब मुआवजा भी दिया जाता था और इन्हें अदायगी करने के लिए पुलिस में खुफिया फ़ंड भी कायम था। ये सारी अदायगियाँ इसी फ़ंड से की जाती थीं। बस इसके लिए आला पुलिस अफसरान से इजाज़त लेना ज़रूरी समझा जाता था और इन अफसरान ने शराफत खान को खुली छूट दे रखी थी कि वो जितना चाहे फ़ंड इस्तेमाल करे, इसे कोई नहीं पूछेगा। सब जानते थे कि वो पूरी ईमानदारी से ही इसे इस्तेमाल करता है और इसमें से अपनी ज़ात पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता। डीएसपी शराफत खान भी मुखबिरों को मुआवजा देने में बेहद फैयाज साबित हुआ था, क्योंकि इसका ख्याल था कि कोई भी मुखबिर अपनी जान पर खेल कर इसके लिए मुखबिरी करता है तो ये एक ख़तरनाक काम है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए मुनासिब मुआवजा मिलना इनका हक है। इसके पास ये इतलात मौजूद थी कि चंद दिनों के अंदर मानशियात का बदनाम ज़माना स्मगलर शहबाज खान इस जगह से अपना माल निकालने वाला है, मगर कोशिश के बावजूद इससे ज़्यादा मालूमात हासिल ना हो सकी थी। इस वजह से डीएसपी शराफत खान हर रोज़ अपनी टीम के साथ डेविस रोड पर मौजूद रहता था, क्योंकि उससे मिलने वाली इतलात के मुताबिक शहबाज खान का माल इसी रोड से गुजरने वाला है। शहबाज खान के नाम ने उसे इतना तो बावर करा दिया था कि अनकरीब मंशियात की कोई भारी खेप स्मगल की जाने वाली है। ताहम वो इस हकीकत से भी वाकिफ था कि इस खेप को पकड़ना खासा मुश्किल साबित होगा। इस सड़क से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गाड़ियां और ट्रक गुजरते थे। तमाम गाड़ियों और ट्रकों को चेक नहीं किया जा सकता था। अगर किसी ट्रक के बारे में कोई मुसद्दका इतला मिलती तो यही कामयाबी के ज़्यादा वाज़ेह इम्कानात रोशन करता था। बज़ाहिर सिर्फ देखकर इस बात का यकीन करना मुश्किल था कि इन हज़ारों ट्रकों और कारों में किसी गाड़ी के अंदर मंशियात मौजूद है। उसने आज तक शहबाज खान का सिर्फ नाम ही सुन रखा था, इसे कभी देखा ना था। हत्ता कि पुलिस रिकॉर्ड में इसकी कोई ताज़ा और वाज़ा तस्वीर भी मौजूद न थी। एक दो पुरानी तस्वीर मौजूद थी, मगर वो इतनी पुरानी थी कि शायद अब इनके ज़रिए शहबाज खान को पहचानना नामुमकिन हो चुका था। इसके मुतालिक मशहूर था कि वो खुफिया ठिकानों पर रहता है, कुछ पुलिस की वजह से और कुछ अपने कारोबारी हरीफों की वजह से, जो हीरोइन की मार्केट में उसके तेज़ी से बढ़ते हुए असर और रसूख से नाला थे। शहबाज खान के अपने साथियों से ज़्यादातर राब्ते फ़ोन पर ही रहते थे।
सिर्फ इसके इंतहाई बाएतमाद और करीबी साथी ही जानते थे कि वो कहाँ मौजूद है। ताहम ये अफवाहें गर्दिश करती रहती थीं कि उसने अपना मुस्तकिल ठिकाना इलाका गैर में बना रखा है और वहीं से वो अपने सारे नेटवर्क को ऑपरेट करता है, मगर ये बातें भी अफवाहों तक ही महदूद थीं। इस बारे में कभी कोई मुसद्दका इत्तला आज तक नहीं मिल सकी थी। डीएसपी शराफत की दिली ख्वाहिश थी कि कभी वो शहबाज खान जैसे इंसानियत दुश्मन को भी गिरफ्तार कर सके, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी और मंशियात का जहर उनकी हड्डियों में सरायत कर रहा था और इस जहर ने अब तक हजारों खानदानों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। इसकी टीम इस वक्त भी अपने काम में लगी हुई थी। इन्हें जिस गाड़ी पर भी शक गुजरता वो इसे फौरन रोककर उसकी तलाशी लेते। इनके पास खुफिया तौर पर छुपाई गई मंशियात को ट्रेस करने के लिए जदीद तरीन आलात मौजूद थे, जो हुकूमत की तरफ से हाल ही में इन्हें फराहम किए गए थे। इसके अलावा इनके पास तरबियत याफ्ता कुत्ते भी थे, जो किसी भी गाड़ी में मंशियात की मौजूदगी का सूंघकर पता चला लेते थे। शराफत खान पिछले एक हफ्ते से डेविस रोड पर गुजरती गाड़ियों को मार्क कर रहा था, मगर इसे अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी। एक दो छोटे मोटे स्मगलरों का माल पकड़ा गया था, लेकिन ये मामूली मिकदार का था। इसका असल टारगेट शहबाज खान का माल था। आसपास के शहरों में तकरीबन 80% सप्लाई शहबाज खान की तरफ से ही की जा रही थी। एंटी नारकोटिक्स वाले भी उसके पीछे थे, मगर शहबाज खान के मामले में सबको ही नाकामी का सामना था। इस वक्त दोपहर का वक्त था और शराफत खान और उसकी टीम सुबह 9 बजे से गाड़ियों को चेक कर रहे थे। रात के वक्त दूसरी और ताज़ादम टीम गाड़ियों को चेक करती थी। 2 शिफ्टों में काम किया जा रहा था ताकि डेविस रोड को एक पल के लिए भी खाली ना छोड़ा जाए। शराफत खान खुद एक तरफ खामोशी से खड़ा सारे काम का जायजा ले रहा था। इसी लम्हे इसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने नंबर देखा और पूरी तरह चौंक पड़ा। ये उसके सबसे अहम और खुफिया मुखबिर की कॉल थी। ये आदमी वाकई ही में खुफिया था, क्योंकि डीएसपी शराफत खान खुद भी नहीं जानता था कि वो कौन है और उसका क्या नाम है। उसने इसका नंबर कहाँ से हासिल किया है? वो बस अचानक इसे फ़ोन करता और इंतहाई अहम इत्तला फराहम कर देता। इनाम की वसूली के लिए वो शराफत खान को अपना बैंक अकाउंट नंबर बता देता था। शराफत खान जानता था कि यह अकाउंट फर्जी नाम से खोला गया है। वो चाहता तो इसके बैंक अकाउंट नंबर से उसका सुराग लगा सकता था, मगर उसने ऐसी बेफायदा कोशिश कभी भी ना की, क्योंकि इसे मुखबिर की शख्सियत के बारे में जानने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे असल मतलब इस इत्तला से होता था जो इसे वो मुखबिर देता था, और ये भी हकीकत थी कि उसकी फराहम करदा इत्तला पर वो अंधाधुंध एतमाद करता था, क्योंकि इसकी दी हुई खबर हमेशा दुरुस्त साबित होती थी। इसकी दी हुई खबर पर शराफत खान ने कई बार भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी थी। वो नहीं जानता था कि इस मुखबिर की मालूमात के ज़राए क्या हैं, मगर इसकी इत्तला गलत कभी साबित नहीं हुई थी। हेलो, उसने कान से फ़ोन लगाते हुए कहा। मुखबिर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से तोतली ज़बान में कहा गया। हाँ, नंबर से मालूम हो गया है, कहो, शराफत खान ने नर्म लहजे में कहा। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ डेविस रोड के नाके पर मौजूद हूँ। आप यहाँ से अपनी टीम को लेकर फौरन किंग रोड पर पहुँचें। वहाँ से मंशियात भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। जल्दी करें, वरना देर हो जाएगी। ट्रक का नंबर नोट करें, मुखबिर ने कहा तो शराफत खान ने फौरन ही उसका बताया हुआ नंबर नोट कर लिया। मंशियात ट्रक के अंदर इंतहाई खुफिया तरीके से छुपाई गई है। आपको इसे तलाश करना पड़ेगा। और हाँ, ये माल शहबाज खान का है, इसलिए खासी भारी मिकदार में है। बस देर न करें, मुखबिर ने कहा। ठीक है, मैं फौरन ही अपनी टीम को रवानगी का हुक्म देता हूँ। तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। डीएसपी शराफत खान ने तेज लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उसने अपने एक मातहत को बुलाया और उसे कहा कि बाकी सबको कहे कि हमें अभी के अभी किंग रोड पहुंचना है। फौरी निकलने की तैयारी करो। इसके मातहत ने जाकर इसका हुक्म बाकी लोगों को सुनाना शुरू किया और तकरीबन 5 मिनट बाद शराफत खान का 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला डेविस रोड से किंग रोड की जानिब रवां दवां था। वो खुद सबसे अगली गाड़ी में मौजूद था, जबकि बाकी लोग दूसरी गाड़ियों में उसके पीछे आ रहे थे। उसके चेहरे पर इस वक्त बेचैनी के तासुरात नुमायां हो चुके थे, शायद इसलिए कि वो जानता था कि अगर इसे देर हो गई तो मंशियात की बहुत बड़ी खेप वहां से हाथ से निकल जाएगी। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो किंग रोड पहुंच गए।
शराफत खान ने अपने मातहतों को ट्रक का नंबर बताकर सख्ती से ताकीद की कि इस ट्रक को किसी सूरत भी नहीं निकलने देना। इसके मातहत तरबियत याफ्ता लोग थे। उसका हुक्म मिलते ही इन सब ने किंग रोड पर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। वो सब पूरी तरह से अलर्ट थे, क्योंकि मतलूबा ट्रक नजर आते ही इन्हें हरकत में आ जाना था। डीएसपी शराफत खान खुद हस्बे मामूल एक साइड पर खड़ा होकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। सड़क पर इस वक्त खासा रश था। ट्रैफिक खासी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। सड़क पर मौजूद गाड़ियों की कतारें देखकर इसे अंदाजा हो गया था कि अगर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक भगाने की कोशिश की तो ऐसा ना कर सकेगा, क्योंकि रश में फंसी हुई गाड़ियों के दरमियान से किसी बड़े ट्रक का निकाल कर ले जाना बज़ाहिर नामुमकिन सा नजर आ रहा था। इसलिए वो पुरुम्मीद था कि वो ये मनशियात की खेप पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। और फिर मुखबिर ने इसे बताया था कि मनशियात के मशहूर स्मगलर शहबाज खान का माल है, इसलिए इसे पूरा यकीन था कि माल खासी भारी मिकदार में होगा। और फिर कुछ ही देर बाद उसके मातहतों ने इस ट्रक को देख लिया। मतलूबा ट्रक नजर आते ही वो सब हरकत में आ गए। ट्रक को एक साइड पर खड़ा करवा दिया गया। ड्राइवर ने ना तो खुद फरार होने की कोई कोशिश की थी और न ही ट्रक को भगाने की, वरना डीएसपी के मातहतों को यह खतरा था कि रश देखकर वो ट्रक से उतरकर पैदल फरार होने की कोशिश भी कर सकता था। मगर वो ट्रक से नीचे उतरकर आराम से खड़ा हो गया था और उसके चेहरे पर भी किसी किस्म की बेचैनी के आसार नहीं थे। शराफत खान उसके पास पहुंच गया। उसके मातहतों ने उसे घेरे में ले रखा था। शराफत खान ने बखौर उसका जायजा लिया। वो दरमियाने कद और चौड़ी जिसामत का एक अधेड़ मशक था। उसकी सुर्ख सफेद रंगत देखकर ही शराफत खान को अंदाजा हो गया कि वो उसका हमकौम यानी पठान है। उसके चेहरे पर बेचैनी या घबराहट के तासुरात भी बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से शराफत खान को कुछ हद तक उलझन भी हो रही थी, क्योंकि आमतौर पर मंशियात लेकर जाने वाले ड्राइवर खासे बेचैन और नर्वस दिखाई देते थे। ट्रक पर भारी मिकदार में लकड़ियां लदी हुई थीं। उसने अपने मातहतों को ट्रक से लकड़ियां उतारकर उसकी तलाशी लेने का हुक्म दिया। इसके कुछ मातहत फौरन काम पर लग गए और कुछ ट्रक ड्राइवर के साथ अलर्ट खड़े रहे ताकि वो फरार न हो सके। क्या नाम है तुम्हारा? शराफत खान ने ट्रक ड्राइवर से सवाल किया। साहब, हमारा नाम दिलावर खान है, उसने जवाब दिया। देखो, हमें पक्की खबर मिली है कि तुम्हारे ट्रक में मंशियात स्मगल की जा रही है, इसलिए सब कुछ सच सच बता दो, वरना हम पुलिस वालों को तो जानते ही हो। अगर तुमने खुद ही सब कुछ बता दिया तो इस सूरत में हम तुम्हारे साथ काफ़ी हद तक रियायत बरतेंगे, दूसरी सूरत में हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। बात करते हुए शराफत खान का लहजा खासा सख्त हो गया। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, दिलावर खान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। हम सिर्फ लकड़ियां लेकर जा रहा है, आप जैसे चाहो अपनी तसल्ली कर लो। इसका जवाब सुनकर शराफत खान सोच में पड़ गया। इसे दिलावर खान के लहजे में सच्चाई महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, मगर इसके साथ साथ ये भी मुमकिन था कि इसे ट्रक में मंशियात की मौजूदगी का सिरे से इल्म ही ना हो। शहबाज खान अक्सर ऐसे खेल खेला करता था। शराफत खान ने पहले भी इसका माल कई मरतबा पकड़ा था। ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि ट्रक ड्राइवर लाइल्म निकलते, मगर क्योंकि वो मंशियात से भरे इस ट्रक को ड्राइव कर रहे होते थे, इसलिए बेगुनाह होने के बावजूद शहबाज खान के इस घिनौने खेल की नज़र हो जाते और इन्हें बरसों तक जेल की चक्की पीसनी पड़ती। इन सारे वाक़यात को देखकर शराफत खान के दिल में शहबाज खान के लिए नफ़रत में इजाफा होता जा रहा था और उसके दिल में ये ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी कि किसी तरह शहबाज खान इसके काबू में आ जाए। मगर जाहिर है ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश थी जो आसानी से पूरी नहीं हो सकती थी। उसने शहबाज खान को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। अगरचे इसमें कामयाबी के ज़्यादा इम्कान नहीं थे, मगर फिर भी वो पुरुम्मीद था कि शायद इसे कामयाबी मिल जाए। अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए इसे बहुत से ऐसे काम भी करने पड़ रहे थे जिसकी इजाज़त उसका ज़मीर नहीं देता था, मगर वो दिल पर पत्थर रखकर ये सब कुछ कर रहा था। इसके मातहतों में से कोई भी इसके मंसूबे से वाकिफ न था। इसका ये प्लान इंतहाई खुफिया था और वो खामोशी से उसे अमली जामा भी पहना रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद उसके मातहतों ने ट्रक को खाली कर दिया। लकड़ियां उतारकर सड़क के एक तरफ रख दी गईं। यह खासा दिक्कत तलब काम था, इसलिए उसके मातहतों के जिस्म पसीने से तर हो गए थे। वो सब
अब ट्रक के अंदर ठोक बजाकर मंशियात की मौजूदगी का पता चलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर मंशियात को ट्रक के अंदर लोहे की मजबूत चादरों के पीछे छुपाया जाता था। ये लोहे की चादरें इस तरह से लगाई जाती थीं कि वो ट्रक का हिस्सा ही मालूम होती थीं। इन्हें ट्रक के अंदर मौजूद दूसरी लोहे की चादरों के साथ इस तरह से वेल्ड किया जाता था कि देखने पर वो दूसरी चादरों से अलग मालूम नहीं होती थीं। तरबियत याफ्ता कुत्तों को भी ट्रक के ऊपर चढ़ा दिया गया था, जो सूंघकर मंशियात की मौजूदगी का पता चलाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कुत्ते ट्रक के एक कोने पर जमा हो गए और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनकर शराफत खान ने मायनाखेज नजरों से अपने मातहतों को देखा। तरबियत याफ्ता कुत्तों के भौंकने से इन्हें अंदाजा हो गया था कि हमेशा की तरह इस बार भी मुखबिर की इतला दुरुस्त साबित हुई है। कुत्ते जहां जमा हुए थे वहां लोहे की मजबूत चादरें लगी हुई थी। शराफत खान ने इन्हें काट कर अलहदा करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में लोहे की इन मजबूत चादरों को अलहदा कर दिया गया। इन चादरों के पीछे छोटे छोटे पैकेटों में खासी भारी मिकदार में मंशियात मौजूद थी। शराफत खान का अंदाजा था कि इसकी मिकदार लाखों में होगी। दिलावर खान को हथकड़ियां लगाकर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर अब हवाइयां उड़ रही थीं और वो सबको चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना था कि इसे सिर्फ ये कहा गया था कि इन लकड़ियों को शहर तक पहुंचाना है, ये ट्रक भी उसका जाती नहीं है। दिलावर खान की आंखों में आने वाले आंसू देखकर डीएसपी शराफत खान को इस बात का यकीन हो गया था कि दिलावर खान वाकई में बेगुनाह था और उसके साथ भी धोखा किया गया था। मगर जाहिर है अब इस पर एफआईआर तो दर्ज होनी थी, बाकी बातें तफ्तीश के बाद ही तय की जा सकती थीं। उसने सब लोगों को वापसी का हुक्म दिया, क्योंकि अब वहां खड़ा होना बेकार था। वो जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो चुका था। गाड़ी में बैठकर उसने इसी खास मुखबिर का नंबर डायल किया। हेलो। थोड़ी देर बाद ही फोन उठा लिया गया। तुम्हारी इतला दुरुस्त साबित हुई है, शराफत खान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मेरी इतला हमेशा ही दुरुस्त साबित होती है जनाब, डीएसपी ने दूसरी तरफ से तोतली जबान में जवाब दिया गया। अब मेरे इनाम का क्या होगा? रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वैसे मैं तुम्हारे अकाउंट नंबर से भी तुम्हारा सुराग लगा सकता हूँ, डीएसपी शराफत खान ने कहा। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जनाब कि आप मेरा सुराग लगाते फिरें। इस तरह आप मुझे खो देंगे। मेरा जैसा मुखबिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपकी बातों से लगता है कि आपको मुझ पर किसी तरह का शुबा है। उसके लहजे में खासी नाराजगी थी। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए, शराफत खान ने हंसते हुए कहा। बेफिक्र रहो, मुझे तुम्हारा सुराग लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम खुफिया रहना पसंद करते हो। रह गई ये बात कि मुझे तुम्हारी वफादारी पर शुबा है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे कहने पर वो कुछ भी न करता जिसका मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। मगर मैंने तुम पर एतबार करके ये कड़वा घूंट भी पी लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाओगे। मैंने जो कुछ आपको कहा है गलत नहीं कहा है, मुखबिर ने शराफत खान को जवाब दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी के करीब होता जा रहा हूँ। बस ये समझ लें कि इस काम में सब्र के साथ डटे रहना ही हमारा असल इम्तहान है। ठीक है, शराफत खान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बहरहाल इस बात से मेरे ज़मीर पर बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं अब जल्द से जल्द कोई फैसला चाहता हूँ। फैसले हमेशा हमारी मर्जी से तय नहीं होते जनाब, हम बस अपनी चाल चलते हैं। हमारा दुश्मन किस सिमत से जवाबी वार करेगा ये हम नहीं जानते। हमने अपनी चाल चल दी है, अब आगे ऊँट किस करवट बैठता है ये देखने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। कबल इस वक्त मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, ताहम इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं कामयाबी के खासे करीब हूँ और इस सिलसिले में खासा पुरुम्मीद भी हूँ। बस जो हो रहा है होने दें और नताइज का इंतज़ार करें। कितना वक्त लगेगा इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, मुखबिर ने तोतली जबान में डीएसपी शराफत खान को समझाते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम कहो, शराफत खान ने ठंडे लहजे में कहा। बहरहाल इतना ज़रूर याद रखना कि मैं न तुमसे कभी मिला हूँ और न तुम्हारे नाम से वाकिफ़ हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम पर एतबार कर रहा हूँ। आपके एतमाद का शुक्रिया, मुखबिर ने कहा। फिलहाल इजाज़त दें, बाकी बातें बाद में होंगी। ये कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। शराफत खान ने भी अपना फ़ोन जेब में डाल लिया। ये मुखबिर पहले भी इस तरह बातें करते हुए इजाज़त तलब करता था और फिर कुछ कहे सुने बगैर राब्ता मुनक़ते कर देता था। शायद उसकी ऐसा करने की आदत थी। बहरहाल
इस पर एतबार करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी न था। उसका 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अब तेज रफ्तारी से वापसी की जानिब गामजन था। ये शहर के पोश इलाके का खूबसूरत और वसी और अरीज बंगला था और उसके ड्राइंग रूम में इस वक्त 5 अफराद मौजूद थे। बंगले की तरह ड्राइंग रूम भी खासा खूबसूरत था। वहाँ मौजूद तज़ीन और आराइश देखकर इस कोठी के मालिक की इमारत का अंदाज़ा होता था। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा नमूदो नुमाइश की वजह से सलीके का फुकदान भी नज़र आ रहा था। ड्राइंग रूम में इस वक्त 5 अफराद मौजूद थे। इन सब के हुलिये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें और सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ियाँ। इनमें से एक ने अपने पीछे मौजूद सफ़ेद रंग के तकिए पर खूबसूरत से नक्शो निगार बने हुए थे, उस पर टेक लगा रखी थी, जबकि बाकी 4 अफराद उसके सामने मौतबान अंदाज में बैठे थे। साफ जाहिर हो रहा था कि इसे इन सब पर बरतरी हासिल है और उसका रुतबा और हैसियत इन सब से ज़्यादा है। वो तकरीबन 60 साल का एक अधेड़ उम्र शख्स था, जिसके चेहरे पर मौजूद किसी पुराने जख्म के निशान ने सुर्ख और सफ़ेद रंगत के बावजूद उसे बदशक्ल बना दिया था। ये शहबाज खान था, मंशियात का बदनाम स्मगलर शहबाज खान। बड़े शहरों में होने वाले मंशियात के तमाम सौदे वही तय करता था। इसके ज़र खरीदों में आला पुलिस अफसरान से लेकर बड़े बड़े सियासतदान भी शामिल थे। अगरचे इनमें से किसी की भी शहबाज खान से कभी मुलाकात न हुई थी, मगर इसके बावजूद वो सब इसकी वफादारी का दम भरते थे, क्योंकि इन्हें हर माह एक भारी रकम घर बैठे बिठाए मिल जाती थी। मुल्क के तकरीबन हर बड़े शहर में कई राशि पुलिस अफसरान इसके लिए काम कर रहे थे। जो पुलिस ऑफिसर बिकने से इनकार कर देता, शहबाज खान इसका तबादला करवा देता। इस वक्त इसके ज़र खरीद सियासतदान इसके काम आते थे। पिछले कुछ अरसे से डीएसपी शराफत खान इसके लिए खासी परेशानी का बायस बन रहा था और वो बावजूद कोशिश के उसका तबादला करवाने में नाकाम रहा था। इस मामले में उसके 2 सियासतदान भी बेबस नज़र आते थे। इनका कहना था कि शराफत खान को चंद ऐसे बड़े सियासतदानों और पुलिस अफसरों की हिमायत हासिल है जो इस मुल्क को मंशियात की लानत से पाक करना चाहते हैं। शहबाज खान को डीएसपी शराफत खान के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल थीं। वो अच्छी तरह से जानता था कि इसे खरीदना मुमकिन नहीं था। वैसे तो उसका नज़रिया ये था कि हर शख्स बिकाऊ होता है, उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। अब ये बोली लगाने वाले पर मुनहसर है कि वो दुरुस्त कीमत लगा पाता है या नहीं। मगर ये भी हकीकत थी कि शराफत खान के बारे में जानने के बाद वो अपना नज़रिया तब्दील करने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा ईमानदार और फर्शनाज पुलिस अफसर नहीं देखा था। इसे आज तक जितना नुकसान इस अकेले शख्स ने पहुंचाया था, किसी और ने नहीं पहुंचाया था। शुरू शुरू में उसे अपना माल निकालने के सिलसिले में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था, मगर अब उसने इसका भी हल निकाल लिया था। पिछले कई महीनों से वो डीएसपी शराफत खान की नाक के नीचे से अपना माल निकाल कर ले जा रहा था और शराफत खान को उसका सिरे से इल्म ही न था। उसने अपनी दानिश में मंशियात की स्मगलिंग बंद कर रखी थी। वो शहबाज खान का एक आध मंशियात से भरा हुआ ट्रक पकड़कर ये समझ लेता था कि उसने मैदान मार लिया है। हालांकि ये माल शहबाज खान खुद ही पकड़वा देता था ताकि अपना दूसरा माल आसानी से निकाल सके। डीएसपी शराफत खान के ये वहम गुमान में भी न था कि उसके लिए तोतली जबान में बात करने वाला खुफिया मुखबिर असल में शहबाज खान के लिए काम कर रहा है और उसके मंशियात से भरे ट्रक निकालने में उसकी मदद कर रहा है। एक आध ट्रक की खुद ही मुखबिरी कर देता तो असल में एक तरह का ये चारा होता था जो शराफत खान के आगे फेंक दिया जाता था। शहबाज खान इस मुखबिर को खुद भी न जानता था। उसका इससे राब्ता बस फ़ोन पर ही होता था। उसका इस मुखबिर से पहली बार राब्ता भी बड़े अजीब तरीके से हुआ था। एक दिन अचानक उसे इस मुखबिर का फ़ोन आया और उसने उसे कहा कि वो इसका माल निकालने में इसकी मदद कर सकता है। शहबाज खान के लिए ये बात बाइसे हैरत थी कि इस आदमी के पास उसका मोबाइल नंबर कहाँ से आ गया, क्योंकि उसका नंबर उसके खास बाएतमाद आदमियों के सिवा और किसी के पास नहीं था। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और नंबर भी तब्दील कर लिया, क्योंकि वो किसी अनजान आदमी पर भला कैसे भरोसा कर सकता था। ये भी तो हो सकता था कि ये पुलिस का आदमी हो या फिर इसके किसी दुश्मन का आलाकार। मंशियात के कई बड़े स्मगलर उसके जानी दुश्मन थे, क्योंकि उसने सबकी अजारादारी मार्केट से बड़ी तेज़ रफ्तारी से ख़त्म कर दी थी। इसका माल बेहतरीन और कीमत मुनासिब होती थी, जिसकी वजह से ख़रीदारों का रुझान भी उसकी तरफ हो चुका था।
खरीदारों का झुकाव तेजी से शहबाज खान की तरफ होते देखकर बहुत से हीरोइन फरोश इसके दुश्मन बन चुके थे, इसलिए उसने फ़ोन ऑफ कर दिया था, क्योंकि इस एहतियात पसंदी की वजह से ही वो आज तक पुलिस और अपने दुश्मनों से महफूज रहा था। वो किसी अजनबी पर एतबार करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, मगर इस वक्त वो अंगश्त बदंदा रह गया जब इसी मुखबिर ने उसके नए नंबर पर भी उससे राब्ता किया। इस बात ने उसे परेशान कर दिया था कि चंद दिनों के अंदर ही उसने इसका नंबर दोबारा ट्रेस कर लिया था। इसने दोबारा वही बात की कि वो इसका माल निकालने में उसकी मदद कर सकता है, और जब तक इसे इस पर मुकम्मल एतमाद नहीं हो जाएगा वो अपना इनाम भी नहीं मांगेगा। शहबाज खान जैसा शकील कल्ब आदमी फौरी तौर पर इस पर एतमाद नहीं कर सकता था, ताहम इस बार उसने मुनासिब यही समझा कि इस आदमी से बात कर ली जाए। अगर इसने दोबारा इसका नंबर ट्रेस कर लिया था तो इसमें कुछ तो बात थी। इस तोतली ज़बान में बात करने वाले मुखबिर ने उसे बताया कि वो डीएसपी शराफत खान के लिए भी मुआवजे पर मुखबरी का काम करता है, और वो इसे एक ऐसा प्लान बता सकता है जिससे उसका माल आसानी से निकलता रहेगा और शराफत खान को उसका इल्म भी नहीं होगा। शहबाज खान को इसकी साफ गोई बहुत पसंद आई थी। उसने सोचा कि अगर वो वाकई ही में इसके साथ मिल जाए तो फिर बहुत ही अच्छा होगा, और डीएसपी शराफत खान के साथ अगर उसका ताल्लुक था तो अगर वो उसके खिलाफ होता तो कभी भी उसका इजहार न करता। इसकी बातों से सदाकत की बू आ रही थी। शहबाज खान सोचने पर मजबूर हो गया। आजमाने में कोई हर्ज नहीं था, और फिर उसने बदले में कुछ मांगा भी नहीं था। उसने इस मुखबिर से कहा कि वो इसे कोई ऐसा काबिल अमल प्लान बताए जिससे वो डेविस रोड से अपना माल निकाल सके, क्योंकि इस रोड से अक्सर शराफत खान ने उसका लाखों रुपए का माल पकड़ा था। और फिर इस मुखबिर ने वाकई ही में इसे एक शानदार प्लान बताया जिसकी वजह से वो पिछले 6 माह से कामयाबी के साथ अपने माल की स्मगलिंग जारी रखे हुए था। इसे अब इस मुखबिर पर अंधा एतमाद हो चुका था, जिसने इससे अभी तक अपने काम का मुआवजा भी नहीं मांगा था। इसका कहना था कि वो शहबाज खान से मुआवजा इस वक्त वसूल करेगा जब इसे इसकी वफादारी का यकीन हो जाएगा। इसका प्लान भी बहुत शानदार और सादा होता था। वो शहबाज खान को कहता कि एक ट्रक जिसमें खुफिया तौर पर मंशियात भरी हो किंग रोड रवाना कर दे, और इस ट्रक का नंबर भी इसे बता दे। वो इसकी मुखबिरी डीएसपी शराफत खान को करेगा। वो इस ट्रक को पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर किंग रोड की तरफ दौड़ लगा देगा। वहाँ इसे काफ़ी वक्त लगेगा। इस दौरान शहबाज खान अपने माल के दूसरे ट्रक आसानी से डेविस रोड से निकाल लिया करेगा। पिछले काफ़ी महीनों से ये प्लान कामयाबी से जारी था, और शहबाज खान को अब इस मुखबिर पर मुकम्मल भरोसा हो चुका था। इसे इसकी वफादारी पर अब कोई शक व शुबा नहीं रहा था। हकीकत तो ये थी कि इसने शहबाज खान के दिल में बहुत तेज़ी से जगह बनाई थी, और वो इसका गिरविदा हो गया था। अब वो खुद इस मुखबिर से मिलने का ख्वाहिशमंद था। एक तो मरतबा उसने इस मुखबिर से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर वो खूबसूरती से टाल गया, जिसकी वजह से शहबाज खान के तजस्सुस में मज़ीद इजाफा हो गया। अब वो इस ज़हीन शख्स से एक बार ज़रूर मिलना चाहता था, जिसने डीएसपी शराफत खान जैसे खाग आदमी को भी चक्कर दे दिया था। उसने ये फैसला भी कर लिया था कि वो इस मुखबिर को इतना नवाजेगा कि वो खुश हो जाएगा। शायद ये पहला आदमी था जिससे मिलने के लिए वो खुद बेताब हुआ जा रहा था, वरना लोग तो इससे मिलने के लिए तरसते थे। वो तो अपने रिश्तेदारों से भी बहुत कम मुलाकात करता था। यह हकीकत थी कि इस मुखबिर से पहले उसे अपने माल की मुंतकली के सिलसिले में खासी परेशानी का सामना था। डीएसपी शराफत खान उसके लिए एक बड़ा मसला बना हुआ था। वो इसके गले में फंसी हुई एक ऐसी हड्डी था जिसे वो ना निकल सकता था ना उगल सकता था। इस खपती के अज़ाइम मंशियात फरोशों के बारे में खासे खतरनाक थे। वो बिकने वाला आदमी भी नहीं था, और कानून की बालादस्ती, हक को सदाकत और इंसाफ का परचम बुलंद रखने के लिए हाथ धोकर इस मकलोरों के पीछे पड़ा हुआ था। वो चाहता तो इसे कत्ल भी करवा सकता था, मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हुकूमत ने उसे सिक्योरिटी दे रखी थी, और फिर किसी डीएसपी को कत्ल करवाने से बहुत सी पेचीदगियां भी पैदा हो जाती और इंतहाई आला पैमाने पर तहकीकात का आगाज हो जाता, जिससे बहुत से नए मसाइल जन्म ले सकते थे। इसलिए वो शराफत खान को मारे बगैर इस मसले का कोई काबिल अमल हल चाहता था, और अब इस खुफिया मुखबिर की वजह से ये मसला भी हल हो चुका था। मंशियात का एक ट्रक खुद ही पकड़वा कर
6-7 ट्रक निकाल लेना। ये सौदा महंगा न था। आज भी इस मुखबिर ने शहबाज खान का बासानी माल निकलवा दिया था। उसने हस्ब मामूल डीएसपी शराफत खान को किंग रोड पर उलझाए रखा, जबकि डेविस रोड से उसका माल इस दौरान आसानी से निकल गया था। शहबाज खान इस वक्त भी इसी मुखबिर के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। वो शहर के एक पोश इलाके में मौजूद था। ये वसी और अरीज़ बंगला इसकी मिल्कियत में था, ताहम इसे फर्जी नाम से खरीदा गया था। इसके नीचे खुफिया तहखानों में अब भी भारी मिकदार में मंशियात मौजूद थी, जिसे मुनासिब वक्त और मौके पर दूसरे शहरों में सप्लाई किया जाना था। इस पोश इलाके में इस तरह के दूसरे बंगले भी मौजूद थे। हर बंगला अपनी जगह एक खुफिया जजीरा था, जहां किसी को गर्ज नहीं होती थी कि इसके पड़ोस में कौन रह रहा है। इस तरह के माहौल में शहबाज खान जैसे लोगों की नज़रों में आए बगैर आसानी से अपना काम जारी रखते थे और ऐसी किसी भी हरकत से हत्तुल इम्कान गुरेज करते थे जिससे वो दूसरों की नज़रों में आ जाएं। इसी लम्हे शहबाज खान के फ़ोन की घंटी बजी तो वो चौंक पड़ा। कॉल इसी मुखबिर की जानिब से की गई थी। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाकर मुस्कुराते हुए कहा। मुखबिर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से तोतली ज़बान में आवाज़ आई। काम हो गया है? हाँ, हो गया है, शहबाज खान ने मुसरत भरे लहजे में कहा, और ये कामयाबी तुम्हारी वजह से मुमकिन हुई है। तुमने हमेशा की तरह डीएसपी की दौड़ किंग रोड की जानिब लगवा दी और हमने अपना माल निकाल लिया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहोगे मिल जाएगा। बात करते हुए शहबाज खान का लहजा फाखिराना हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक आपको मेरी वफादारी का यकीन नहीं आएगा, मैं आपसे अपने काम का मुआवजा वसूल नहीं करूँगा, मुखबिर ने कहा। तुम वाकई ही में अपने कौल के पक्के हो, शहबाज खान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दूंगा। मैं कंजूस आदमी नहीं हूँ, लाखों लगाकर करोड़ों कमाता हूँ। मेरे रहन सहन देखना है तो कभी मेरे साथ इलाका खैर चलो। वहाँ मैं इस तरह से रहता हूँ जैसे मैं किसी मुल्क का राजा हूँ। ऐसे में अपने वफादारों को भूल जाना ज्यादती होगी। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँ। मेरे जो आदमी माल ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, इनके ख़ानदानों का भी मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने साथियों को कभी नहीं भूलता। तुम्हारी वफादारी के साथ साथ तुम्हारी जहानत ने भी मुझे मुतासिर किया है। तुम जिस तरह शराफत खान की नाक के नीचे से मेरा माल निकलवा रहे हो, ये तुम्हारा ही काम है, वरना इस आदमी ने मेरा नाते कब बंद कर रखा था। इसके लिए तुम्हारे काम की तारीफ न की जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मुझे तुम पर भरोसा है। इसका सबसे बड़ा ठोस सबूत यह है कि तुम बाहर के आदमी हो। मैं ज़ाती तौर पर तुम्हें नहीं जानता, मगर इसके बावजूद मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। आप जैसी शख्सियत को बार बार इनकार करना मुमकिन नहीं है जनाब, मुखबिर ने कहा। वरना यह भी हकीकत है कि मैं आज तक डीएसपी शराफत खान से भी नहीं मिला, मगर आपसे मुलाकात मेरे लिए बाइस एजाज़ होगी, क्योंकि शहबाज खान बहुत बड़ा नाम है। बताएं कहाँ पर हाजिर हो जाऊं? मैं इस वक्त इसी शहर में हूँ, शहबाज खान ने अपने लिए तारीफी जुमले सुनकर मुतकब्बिराना लहजे में कहा। तुम अब इन चंद लोगों में से हो गए हो जिन्हें मैं अपना ठिकाना बता रहा हूँ, वरना मैं अपने साय से भी मोहतात रहता हूँ। अगर आपको एतबार नहीं तो रहने दें जनाब, हम फिर किसी वक्त मिल लेंगे, मुखबिर ने कहा। तुम अब गलत बात कर रहे हो, शहबाज खान ने नाराज़ होते हुए कहा। अगर मुझे तुम पर भरोसा ना होता तो मैं तुम्हें मुलाकात का कभी ना कहता। माजरत खां हूँ जनाब, मेरे इन फिक्रों को अपने दिल पर मत लीजिएगा। मैंने तो यूं ही सी बात कर दी थी। मुखबिर ने फौरन ही आजिज़ाना लहजा इख्तियार कर लिया। कोई बात नहीं, शहबाज खान ने नरमी से कहा। पता नोट करो और जल्द से जल्द पहुंच जाओ। मेन गेट पर बस इतना कह देना कि मुखबिर आया है। तुम्हें मुझ तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपना पता बता दिया। ठीक है जनाब, मैं आज ही आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मुझे आपसे अपने काम का इनाम भी तो लेना है, मुखबिर ने कहा। तो शहबाज खान उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तुम्हें तुम्हारी तवक्को से भी कहीं ज़्यादा दूंगा। तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज खान यारों का यार है। जल्दी आ जाओ, रात के खाने का वक्त हो गया है। हम खाना एक साथ ही खाएंगे। बकरे की रोस्ट की गई रान और साथ साथ तीतर और बटेर की कढ़ाई। तुमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया होगा, अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे, शहबाज खान ने हंसते हुए कहा। तो फिर मैं आ रहा हूँ खान साहब, मुखबिर ने कहा था कि कबायली
खानों की बड़ी धूम सुनी है मैंने, मगर कभी खाकर नहीं देखा। आज ये तजर्बा भी कर लूँगा। ये कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया, जबकि शहबाज खान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसे अब बेचैनी से उसका इंतजार था। अगली सुबह बहुत धमाका-खेज और सनसनीखेज थी। तमाम मीडिया चैनल्स पर एक ही खबर नशर की जा रही थी कि मंशियात का बदनाम ज़माना स्मगलर शहबाज खान अपने साथियों समेत ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार। डीएसपी शराफत खान ने रात को शहर के एक पोश इलाके के बंगले पर रेड करके न सिर्फ शराफत खान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, बल्कि भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की थी, और ये मंशियात इस कोठी के खुफिया तहखानों में छुपाई गई थी। मीडिया के मुताबिक शहबाज खान को किसी ने नहीं देखा था, ताहम पुलिस के चंद पुराने अफसरान उसे पहचानते थे। उन्हें बुलाकर इस बात की तस्दीक कर ली गई थी कि यही शहबाज खान है, क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त उसने खुद को शहबाज खान तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और फिर बंगले के तहखानों से मंशियात की बरामदगी के बाद उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं रही थी। मीडिया में इस बात की भी तवक्को की जा रही थी कि इसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़े-बड़े नाम सामने आएंगे और बहुत से छुपे रुस्तम बेनकाब हो जाएंगे। डीएसपी शराफत खान सुबह से ही अपने ऑफिस में मौजूद था और दूसरे पुलिस अफसरान की तरफ से मुबारकबादें वसूल कर रहा था। इसके चेहरे पर बेपनाह मुसर्रत के तासुरात मौजूद थे। शहबाज खान जैसे ज़मीर फरोश और मुनशियात फरोश को पकड़ना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद और ख्वाहिश थी, मगर ये भी हकीकत थी कि आज से पहले वो इस मामले में हमेशा नाकाम रहा था। मगर फिर इस तोतली ज़बान में बात करने वाले मुखबिर ने इसे एक प्लान दिया। इसने शराफत खान को बताया कि उसने शहबाज खान का नंबर ट्रेस कर लिया है। अगर वो शहबाज खान को गिरफ्तार करना चाहता है तो जैसा वो कहेगा वैसे ही उसे करना पड़ेगा। इसे कुछ अरसे के लिए शहबाज खान के गुजरने वाले माल को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर शराफत खान ने रजामंदी जाहिर कर दी तो वो बहुत जल्द ये शहबाज खान का बाएतमाद आदमी बनने में कामयाब हो जाएगा। ये मंशियात फरोश अव्वल तो किसी पर भी एतमाद नहीं करते, लेकिन अगर एक दफ़ा किसी पर एतबार कर लें तो फिर उसके सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं और इस पर अंधा एतमाद करने लग जाते हैं। फौरी तौर पर शराफत खान को इसका ये मंसूबा बिल्कुल पसंद न आया और उसने उसे यकसर रद्द कर दिया। वो भला अपने फ़राइज़ से गफलत कैसे बरत सकता था? मगर फिर जैसे जैसे वो इस बारे में सोचता गया, मुखबिर की बात से मुत्तफिक होता गया। वो इन मंशियात फरोशों और जुराइम पेशा अफराद की नफ्सियात से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। वो जानता था कि जब ये लोग एक दफ़ा किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर इसे अपना हर राज बता देते हैं। अगर मुखबिर शहबाज खान का माल निकालने में कुछ अरसे तक उसकी मदद करता तो ये हो सकता था कि वो इसे अपने करीबी साथियों में शुमार कर लेता और कभी न कभी उसे अपने ठिकाने के बारे में भी बता देता। और मुखबिर के इतला देते ही शराफत खान शहबाज खान पर इस तरह से झपटता जैसे उकाब अपने शिकार पर झपटता है। शराफत खान का दिल गवाही दे रहा था कि ये मंसूबा कामयाब रहेगा, अगरचे उसकी ज़मीन ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, मगर आखिरकार उसने मुखबिर के सामने रजामंदी जाहिर कर ही दी। इसे अब डेविस रोड से निकलने वाले शहबाज खान के माल को जानबूझकर नज़रअंदाज करना था और सिर्फ मंशियात से भरे हुए इस ट्रक को पकड़ना था जिसका मुखबिर इसे कहता। इसका ख्याल था कि इस मंसूबे पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी शहबाज खान अपना माल किसी न किसी तरह निकाल ही लेता। इसे इल्म था कि बड़े शहरों में मंशियात की खेप तसलसल के साथ जारी है, मगर कैसे ये वो न जानता था। मगर इतना वो ज़रूर जानता था कि 80% सप्लाई शहबाज खान की तरफ से ही की जा रही है। शायद यही वजह थी कि उसने मुखबिर के सामने रजामंदी जाहिर कर दी थी। इस बात का इम्कान मौजूद था कि शहबाज खान इसके और मुखबिर के बिछाए हुए इस नादीदा जाल में फंस जाता, और फिर वाकई ही में इसका ये प्लान कामयाब रहा था। रात को उसने मुखबिर की इतला पर बड़े भरपूर तरीके से छापा मारकर शहबाज खान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। वो जानता था कि अब खासे बड़े-बड़े नाम सामने आएंगे और एक भौचाल आ जाएगा, क्योंकि शहबाज खान से तफ्तीश के बाद बहुत से करप्ट सियासतदान और पुलिस अफसरान बेनकाब होने वाले थे। इसी लम्हे उसके मोबाइल की घंटी बजी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि कॉल मुखबिर की तरफ से की गई थी। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाकर कहा। मुखबिर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से तोतली ज़बान में कहा गया। तुम वाकई ही में जीनियस हो। मैं तुम्हारे सामने होता तो तुम्हें सैल्यूट करता। तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।
शराफत खान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, आपके ये अल्फाज मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं हैं। वैसे शहबाज खान अब किस हाल में है? मुखबिर ने पूछा। इसे इंतहाई सख्त हिफाजती तहवील में रखा गया है। इससे अब तफ्तीश की जाएगी। वो बेज़मीर इंसान किसी रहम का मुस्तहिक नहीं है। हम इसकी खाल उतार कर इसमें फुस भर देंगे। जब मैंने इसे बताया कि हम इसका माल जानते बूझते निकलने दे रहे थे और ये मेरी और तुम्हारी इसे पकड़ने के लिए एक चाल थी, तो वो अंगश्त बदनदार रह गया। हकीकत यह है कि मैं खुद भी हैरान हूँ कि उसने इतनी जल्दी तुम्हें काबिल भरोसा कैसे समझ लिया। शराफत खान ने मोतजिब लहजे में मुखबिर से कहा, मैं आपके ख्यालों से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ डीएसपी साहब। मुखबिर ने जवाब देते हुए कहा। शहबाज खान ने फौरी तौर पर मुझ पर भरोसा नहीं किया। इसने पहले मुझे आजमाया है और फिर जब मैं उसके मयार पर पूरा उतरा हूँ तो ही इसने मुझ पर एतमाद किया है। एक दो बार इसने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं जानबूझकर टाल गया, क्योंकि अगर मैं फौरी रजामंदी जाहिर कर देता तो मुमकिन था वो मेरी तरफ से शक में मुब्तला हो जाता। आप यूँ समझ लें कि ये मेरी और इसकी नफ्सियाती जंग थी जिसमें जीत मेरी हुई। उसने आखिरकार मुझे अपना पता बता दिया और मैंने फौरन ही आपको इत्तला कर दी। आपने इसका नंबर चेक करवाया? कॉल इसी शहर से की जा रही थी। इसका मतलब था कि वो हकीकतन इसी पते पर मौजूद था। बाकी की सूरत हाल आप खुद ही जानते हैं। आपने अपनी पूरी टीम के साथ वहां छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने डीआईजी साहब को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें खासतौर पर तुम्हारा जिक्र किया गया है। डीआईजी साहब ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। शराफत खान ने इसे कहा। आप जानते हैं मैं किसी से नहीं मिलता जनाब, उसने नाराज लहजे में कहा। अच्छा, ना मिलो, लेकिन कम से कम अपना नाम तो बता दो। मैं डीआईजी साहब को तुम्हारा क्या नाम बताऊंगा? क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट तुम्हारे असली नाम पर है? शराफत खान के लहजे में शरारत थी। अब डीआईजी साहब को कह दीजिएगा कि मेरा नाम मुखबिर है, मुखबिर, उसने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। डीएसपी शराफत खान ने एक तवील सांस लेते हुए खुद कलामी की। तुम्हारा नाम वाकई यही होना चाहिए, मुखबिर।